नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ बनी विदेशी नौकरानी। फ्लाइट पकड़ के गाँव से अमेरिका पहुंची कमला देवी अपनी बहू बेटी के घर के दरवाजे की घंटी बजाई और सामने बहू को देखकर फूली नहीं समा रही थी कि तभी बहू बोली, मम्मी जी अच्छा हुआ आप आज आ गई। चलो अब आ गई है तो फटाफट से काम पे लग जाइए और देख लीजिए किचन में क्या क्या और कहाँ कहाँ रखा है, क्योंकि अगले महीने ही मेरी डिलीवरी होने वाली है और आप सब चीज़ जान लेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। कमला देवी आश्चर्य में पड़ गई कि अभी तो बहू के घर में कदम भी नहीं रखा, हाथ पैर भी नहीं धुले, स्नान भी नहीं किया और बहू खूब चिल्लाने लगी कि काम पे लग जाओ। मुझसे यह भी नहीं पूछा कि माँ जी कैसी हो, आपका तबीयत ठीक है या नहीं, एक कप चाय भी नहीं पूछा और कह रही है काम पे लग जाओ। मुझे गांव से विदेश सिर्फ काम करवाने के लिए ही बुलाया है क्या? अरे कैसी बहू, इसे कुछ अकल है या नहीं? कमला देवी जी बहू से तो कुछ नहीं बोली और तुरंत हाथ मुंह धोकर किचन में गई और सबके लिए खाना बनाया। जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आया तो पूरी और आलू की सब्जी बना कर ले आई और अपनी बहू को खाने को दे दी। तो बहू खाना उनके मुंह पर फेंकते हुए कहती है कि माँ जी आपको अकल नहीं है, इतना ऑयली खाना खाऊंगी तो मेरी होने वाले बच्चे और मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या आपको इतना समझ नहीं आता? ओहो माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी, आप तो गांव से आई हो। गांव के लोगों को तो कोई अकल नाम की चीज़ ही नहीं होती, बस तला हुआ खाना खाने में ही आगे होते हैं, तो हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। बहू मुझे तो तुमने बताया ही नहीं कि मैं क्या बनाऊं। कमला देवी से रोते हुए सब खाना उठाने लगे। आजी जाओ कुछ ढंग का खाना बना कर लाओ, देखो वहाँ पर सारी वेजिटेबल्स पड़ी है, सबको उबाल कर सूप बना कर ले आओ। मैं सुबह सुबह सूप जूस पीती हूँ और यह खाना तुम खा लेना, फेंकना नहीं, क्योंकि खाना बर्बाद होगा तो पैसे भी मेरे ही जाएंगे, आपका तो पर्स खाली ही होगा। कमला देवी जी को घर में एक दिन भी नहीं हुआ और बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे समय करवट लेता गया और कमला देवी जी से अपना नसीब समझ बैठी, क्योंकि उन्हें लगा गाँव से वो रहेगी भी तो किसके पास, क्योंकि उनके पति तो उनको अकेला छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। बेटे की पढ़ाई लिखाई करवाकर विदेश में अच्छी नौकरी लग गई तो शादी करके वहीं बस गया। एक दिन कमला देवी बैठकर हॉल में टीवी देख रही थी। हालांकि विदेश में ज़्यादा इंडियन चैनल आते नहीं थे, लेकिन एक इंडियन चैनल था जो उन्हें बहुत पसंद था। वो उसे ही देखकर अपना मन बहला लेती थी, क्योंकि बेटे बहू तो बस अपनी ही लाइफ में मस्त रहते थे, मुझे कोई बात करने वाला भी नहीं था। तभी बहू जानबूझकर अपने पति सुरेश के सामने झाड़ू उठाते हुए हॉल में लगाने लगे। तब सुरेश बोला, डार्लिंग तुम क्या कर रही हो? तुमको डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है, इसलिए तुम्हें माँ को मेड बनाकर गाँव से यहाँ लाया हूँ ताकि वो तुम्हारा ध्यान रख सके। और तुम झाड़ू लगा रही हो बैठे सोफे पे और आराम से काजू किशमिश खाओ। माँ तुम काम पे लग जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है और तुम मुझसे झाड़ू लगवा रही हो। वह झाड़ू नहीं लगाएगी, झाड़ू आपको लगाना पड़ेगा। कमला देवी जी अपनी बेटी का मुंह देखती रह गई कि बीवी का दर्द दिखाई देता है और माँ थोड़ा सा बैठी तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। बीवी के सामने यह मुझ पर हुक्म चला रहा है कि मैं झाड़ू लगाऊं। कभी हमने भी तो गाँव में अपने सास ससुर की सेवा की, पर कभी भी मनोहर जी मुझे नहीं बोले कि मेरी माँ से काम करवाओ और तुम आराम करो। वो मन ही मन सोचने लगे, वाह बेटा विदेश क्या आया, विदेश की हवा लग गई, उसी के रंग में ढल गया, अपने संस्कार सभ्यता सबको बेच खाया। ऐसे ही दिन बीत गए और बहू के डिलीवरी का समय आ गया। आजकल कमला देवी बहुत खुश थी कि उनके घर में एक नन्ही सी पोती ने जन्म लिया। वो अपने दिन को याद करने लगे कि जब मेरा बेटा हुआ था तो सब कितनी बधाई दे रहे थे, लड्डू बंटवा रहे थे कि कमला देवी मनोहर जी के घर बेटी ने जन्म लिया है और आज मेरा बेटा भी बाप बन गया। सच कहते हैं लोग, समय बीतने देर नहीं लगती। कमला देवी बेटे से बोलती है कि बेटा बढ़ाई हो, तुम भी बाप बन गया है, अब तेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई और बहू को आशीर्वाद देती है। अब बहू को तो बस बहाना मिल गया अपनी बेटे का देखभाल कराने का। थोड़ा बहुत जो पहले हाथ चलाते थे
वो भी जी चुराने लगी। घर का सारा बोझ अब कमला देवी जी पर आ गया। पर कमला देवी जी अपनी पोती को देखकर बड़ी खुशी से सारा काम कर दिया करती। उसे एक शब्द भी नहीं निकालती। बहू भी खूब फायदा उठाती, उनसे पोती का सुसु पूरी साफ करवाती। धीरे धीरे पोता 3 साल का हो गया और बहू की आंखों में कमला देवी जी अब चुभने लगी थी। उसे अब कमला देवी जी की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसका काम खत्म हो चुका था। कमला देवी जी उसे बोझ लगने लगे क्योंकि कमला देवी जी की हालत नाजुक चलने लगी थी। एक दिन सुबह सवेरे 4 बजे बहू मीनाक्षी आवाज़ लगाती है, बुढ़िया कहाँ मर गई? कब से बुला रही हूँ, अभी तक नहीं आई। धरती निकल गई कि आसमान खा गया? कमला देवी जी सो रही थी क्योंकि शरीर के दर्द के कारण वो रात के 2 बजे ही सोई थी, इसलिए 2 घंटे के बाद उठना थोड़ा उनको मुश्किल लग रहा था। ये कमर दर्द हो रहा था। वो बेड से उठना तो चाहती थी पर उठ नहीं पा रही थी और उधर मीनाक्षी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। वो हाथ में दूध का बोतल लिए हुए खड़ी थी, तभी कमला देवी जी अंदर से आती है। क्या हुआ बहू? मीनाक्षी ने न आओ देखा न ताव उनके सर पे बोतल दी मारती है। बोतल से सर पे खूब चोट लग जाती है कि उनकी चीख निकल जाती और वो ज़मीन पे धड़ से गिर जाती है। हमें तो सिर्फ सर तोड़ा है, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो तेरी टांग भी तोड़ दूंगी। एक बार में आती नहीं है, 10 मिनट से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है। सुबह के 4 बज रहे हैं और तू अभी तक खटिया पे कमर तोड़ रही है। मुझे इतना सुबह उठने की आदत नहीं है कि मैं उठूँ और बच्चे के लिए दूध गर्म करके लाऊं। देख, बच्चे का दूध बोतल में बदबू मार रहा है, दूसरा दूध बोतल में लाकर देना, मीनाक्षी ने चिल्लाते हुए कहा। कमला देवी जी दीवार से सहारे लेकर धीरे धीरे खड़ी होने लगी। कोशिश करती है, मीनाक्षी बोलती है, अब जल्दी उठती है कि 4 आदमी भेजूं तेरी अर्थी उठाने के लिए। कमला देवी जी किचन में जाकर खूब रोने लगती है, झरझर आंसू बहाने लगती है। आंसू पोंछते पोंछते उनकी साड़ी के पल्लू भीग जाते हैं, पर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जानबूझकर बुढ़िया आने में इतना देर करती है ताकि मैं अपना काम खुद ही कर लूँ, सब समझती हूँ। मीनाक्षी अपने में बड़बड़ा रही थी, अरे डार्लिंग, सुबह के 4 बज रहे हैं, किसमें बरस रही है और मैं नींद खराब कर रही हो। आपको तो सोने की पड़ी है और इधर आपकी बूढ़ी अब मेरा सर दर्द बनती जा रही है। वो 10 बार आवाज़ लगाए तब जाकर एक बार सुनती है, मेरा बच्चा भूख से छटपटा रहा है। अब मुझसे दूध मांगने के लिए 10 बार आवाज़ लगाई हूँ तब आई है। मीनाक्षी ने सुरेश से कहा, अरे माँ तो बुढ़ापे में सठिया गई है, अब मुझे सोने दे, शांति से सुबह बात करता हूँ। कमला जी रोती बिलखती किचन में जाती है और उधर मीनाक्षी सोचती कि अब मुझसे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा, अब यह बुढ़िया कोई काम की नहीं रही। सुबह चाय नाश्ता होने के बाद सुरेश माँ के कमरे में गया। माँ से कुछ बोलता उससे पहले कमला देवी जी बोल पड़ी, बेटा अब मैं किसी काम की नहीं रही तो ऐसा कर मुझे भारत छोड़ दे, मेरी तबीयत में ठीक नहीं रहती, चल मुझे डॉक्टर को दिखा दे, मेरा इलाज करा दे, मेरे पूरे शरीर में क्यों दर्द रहता है। तभी मीनाक्षी पीछे से बड़बड़ाती हुई आई, माँ जी क्या पैसे पैर पे उगते हैं और बुढ़ापे में कुछ न कुछ तो शरीर में लगा ही रहता है, थोड़ा अदरक वाली चाय पी लो, शरीर के सारे दर्द दूर हो जाएंगे, क्यों इतना पैसे बर्बाद करना। पैसे की बात आई तो सुरेश भी अपना मुंह खोल पड़ा, माँ आपको क्या लगता है क्या भारत जाने का टिकट सस्ता होता है क्या? मुझे गड़ा हुआ धन मिला है, आपसे महंगे तो टिकट हो गए हैं, टिकट के दाम बढ़ते जा रहे हैं, मुझे भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, मेरी भी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। एक छोटा बच्चा है, खर्च बढ़ गया और आपको अपनी पड़ी रहती है। अपनी बेटी बहू की इतनी तीखी बातें सुनकर कमला देवी जी की आंखें भर आई और वो खुद को बड़ा लाचार महसूस कर रहे थे। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही थी कि वह क्यों भारत छोड़ के विदेश आए। उन्हें लगा बहू तो पराई है पर बेटा तो अपना खून है, वो इतना मुझे कैसे बोल सकता है? क्या वो मेरा प्यार ममता सब भूल गया? क्या कमला देवी जी ने कहा, बेटा ऐसा कौन सा खजाना मैं तुमसे मांग लिया कि तू इतना झल्ला बैठा? सुरेश बोला, मेरे सर पे पत्थर पड़ गई थी जो मैं तुम्हारे जैसी मुसीबत को अपने सर पे उठा कर ले आया। इतना सुनकर कमला देवी जी का दिल बैठ गया और धम से ज़मीन पे गिर पड़ी और उस दिन को कोसने लगी जब उनका बेटा भारत छोड़कर उन्हें विदेश ले आया।
वो अतीत की यादों में खोती चली गई। जब उनके पति मनोहर जी अपनी अंतिम सांस गिन रहे थे तो बार बार वो अपनी बेटी को आखिरी बार देखने की इच्छा जाहिर कर रहे थे, पर बेटा था कि अपनी ही दुनिया में खोया था। उसके पिता मरिया से इस बात का कोई परवाह नहीं था। बहू ने फ़ोन पे कहा, माँ जी अभी पिताजी को देखने आएंगे तो एक बार पहले देखना आना पड़ेगा, और एक बार मरने के बाद तो इससे अच्छा है कि जब पिताजी भगवान को प्यारी हो जाएंगे तभी आएंगे, इतना पैसा कहाँ है हमारे पास। बहू की बातें सुनकर तो कमला देवी जी सदमे में रह गई। ऐसे ही कोई मुंह पर बोलता है क्या। हफ्ते भर बाद मनोहर जी बेटा की याद में तड़पते तड़पते परलोक सिधार गए। बेटा तू अकेले आया, बहू को फॉर्मेलिटी के लिए भी नहीं आई। बेटा पिताजी का अंतिम संस्कार करके दूसरे दिन ही सहने लगा तो रिश्तेदार लोग कहने लगे कि तेरी भी तो प्लीज जाने दो, तब जाना। बेटा सुरेश बोला, अब जो होना था सो हो गया, होने को कौन टाल सकता है। अगर मैं रुक जाऊंगा तो क्या पिताजी वापस आ जाएंगे। सुरेश की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सारे रिश्तेदार हैरान थे कि बेटा अपने पिता के लिए ऐसे कैसे बोल सकता है। सुरेश ने कहा, अगर आप लोग को यहाँ रहने का शौक है तो रहिए, पर मुझे तो अब जाना है क्योंकि मेरा भी काम धंधा है। इतना सुनकर बहुत से रिश्तेदार तो चले गए, लेकिन अब उनके पीछे एक नौकरानी रह गई। उसके बाद कमला देवी जी की दुनिया जैसी वीरान सी हो गई। हर समय उसको अकेलापन अखरता रह कर मनोहर जी की बातें याद आती। वो मनोहर जी की तस्वीर से बातें करते, कोई किसी का साथ नहीं देता, हमारा बेटा भी अब हमारा नहीं रहा, वो तो अपनी पत्नी का हो गया है। आपके जाने के बाद वो खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। इतना कहते कहते कमला देवी जी सिसक सिसक कर रोने लगी। तब उन्हीं नौकरानी आरती ने उन्हें संभाला। अम्मा जी, अगर आप ऐसे ही दिल छोड़ा करेंगे, इतना रोएंगे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आरती, अब किसके लिए जीना। अम्मा जी, आप बहुत देर से कुछ खाए नहीं हैं, चलिए मैं आपको खाना बनाकर खिलाती हूँ। नहीं आरती, अन्न का एक दाना भी मेरे मुंह से नहीं जाएगा। वह आरती से कहने लगी, हम कितने खुश थे जब हमारा बेटा भारत में पढ़कर आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गया था और वहीं पे अच्छी नौकरी करने लगा। बाद में अपनी पसंद की लड़की से शादी करके वहाँ सेटल हो गया। हमसे पूछा तक नहीं और इजाज़त भी नहीं ली कि इस लड़की से शादी करें या नहीं। फिर भी हम पति पत्नी बड़ा दिल रख कर उसे माफ़ कर दिया। जब उसके पिताजी गुजरे तो बेटी ने न जाने कितना बहाना बनाया कि मेरी मीटिंग है, मैं कार्यक्रम करने नहीं आ सकता। फिर भी मैं कितनी मेहनतें की, तब जाकर वो अमेरिका से भारत आया और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। ऐसी पढ़ाई किस काम की जो बच्चे माँ बाप को ही भूल जाए। रोते रोते उनकी आंखें भर आई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन कमला देवी जी ने अपनी बेटी को फोन लगाया, बेटा तेरे पिताजी के जाने के बाद मैं यहाँ अकेली पड़ गई हूँ, तो वापस भारत आ जाओ, यही कुछ काम धंधा शुरू कर लो। मेरा दिल बैठा जा रहा है माँ, हमारा आना नामुमकिन है। माँ तेरी बहू को इंडिया का रहन सहन नहीं अच्छा लगता है और वहाँ तो गाँव में लाइट भी नहीं रहती, बेचारी घुट घुट के नहीं जी पाएगी। माँ मुझे भी वहाँ का रहन सहन नहीं पसंद है। बहू तो विदेश में पली बड़ी है, उसे क्या पसंद आएगा। न उसे वहाँ का बोलचाल अच्छा लगता है और न ही पहनावा। कमला देवी जी समझ गई कि बेटे को विदेश रंग चढ़ गया है, वो तो बिल्कुल दूरी का गुलाम बन गया है। वो अब मेरा बेटा बेटा नहीं रहा, इसलिए उन्होंने उससे बातचीत करना, फ़ोन करना सब बंद कर दिया और अपनी उदास ज़िंदगी को जीने लगी। ऐसे दिन कटने लगा और एक दिन वो अपने गांव की पड़ोसन जो उसकी अच्छी खासी सहेली थी, उसके घर अपना दुख बांटने को बैठी थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। तो कमला देवी जी की सहेली ने दरवाज़ा खोला तो सामने सुरेश को खड़ा देख वो चौंक गई। सुरेश बेटा तू यहाँ। सुरेश का नाम सुनते ही कमला देवी जी भी चौंक गई। अपने सारे गिले शिकवे भूल कर बेटे को गले से लगा लिया और कहा कि बेटा तू आ गया, देख मैं शांति थी, तू ज़रूर आएगा, मुझे लेने। देख शोभा, मैं कहती थी ना कि मेरा बेटा ज़रूर आएगा, पर तू नहीं सुनती थी कि विदेश से बेटा गया तो पराया हो गया। आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं है,
पर मेरा बेटा कितना अच्छा है, देख शोभा। यह सब कहते हुए एक बच्चे की तरह कमला देवी जी अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसे खूब आशीर्वाद देने लगे। सुरेश बोला, माँ मैं तुझे लेने आया हूँ और हमें जल्द से जल्द चलना होगा, पर उससे पहले अपने घर ज़मीन जायदाद को बेच दे ताकि मुझे यहाँ बार बार आना न पड़े। और कमला है तो दादी बनने वाली है, तेरी बहू तो तुझे ज़रूर से ज़रूर बुलाया है कि बच्चे के समय में दादी का होना कितना ज़रूरी है, और तेरा पोता पोती के संग खेलने में भी दिन कैसे बीत जाएगा तुझे पता ही नहीं चलेगा। कमला देवी ने यह सब सुनकर तू चहक कर बोले, क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? बेटा मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं अपने बहू के लिए कुछ देसी लड्डू बना कर ले जाती। जब वह लड्डू खाएगी तो बच्चा भी हष्ट पुष्ट होगा। माँ अभी लड्डू को छोड़ो और जल्दी से अपना सामान पैक करना शुरू करो, और मैं घर बेचने का इंतज़ाम करता हूँ, सब फाइनल करके चलेंगे। कमला देवी जी यह सब सुन रहे थे। उन्होंने कमला देवी जी को दूसरे कमरे में बुलाया और बोला, यह क्या कर रही है तू कमला? तू भी बिल्कुल ही भोरी है। देख कभी इतनी हड़बड़ी में ज़मीन बेचेगी तो अच्छे दाम नहीं मिलेंगे, और आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। तू फिलहाल के लिए ऐसा मत कर। कमला जी के पति शंभुनाथ जी भी सारी बात सुन चुके थे। उन्होंने भी राय दी कि कमला देवी मैं तो खुद प्रॉपर्टी डीलर हूँ, और जब कोई अच्छा खरीदार मिलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। कमला देवी को उनकी बात ठीक लगी, और वो भी अपना घर बेचना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस घर में उनके पति की यादें जुड़ी हुई थी, और वो अपना घर छोड़कर भी नहीं जाना चाहती थी। पर उन्होंने अपनी नौकरानी आरती की देख रेख में, जो कि उसकी बहुत वफादार थी, अपना घर छोड़कर अपने बेटे सुरेश के साथ अमेरिका चली गई। और आज वो यह हालत हो गई, अपनी ज़िंदगी के साथ उन्हें समझौता करना पड़ा। विदेश में अपने बेटे बहू के साथ मनमस होकर रहना पड़ रहा था। दिन रात बहू पे अत्याचार करते, कभी खाने को नहीं पूछती, पूरा दिन बहू उनको कोसते रहती। काम के लिए काज के दुश्मन अनाज के, हमारे छाते पे यहाँ मुँह टल नहीं है। बूढ़ा तो खुद चला गया और बीमार बुढ़िया को मेरे सर पे मटकर चला गया कि मैं उसकी सेवा करूं। कुछ दिन बाद उनकी बहू मीनाक्षी ने कहा, माँ जी चलिए मैं आपको डॉक्टर को दिखा देती हूँ, आप थोड़ा कमज़ोर भी लग रही हैं। बहू की प्रेम भरी बातें सुनकर कमला देवी जी को थोड़ा अजीब लगा। उनको जाना भी मजबूरी था। वो उनके साथ गाड़ी में बैठ गई, बेटा भी उनके साथ चला गया। माँ जी अभी 12 बज रहे हैं और डॉक्टर के बैठने का समय 1 बजे है। हमारे पास 1 घंटे का समय है, तब तक हम लोग जूस पी लेते हैं। लीजिए ये जूस पी लीजिए ताकि आपको थोड़ा एनर्जी मिल जाए। बहू का यह रूप उन्हें थोड़ा खटक रहा था। जूस पीते कमला जी बेहोश हो गई, और मीनाक्षी और सुरेश उन्हें गाड़ी से धीरे से उतार कर एक पार्क में छोड़कर चले गए। पार्क में एक बेंच पे वो बेहोश पड़ी थी, तभी वहाँ एक गार्डन आया। माँ जी इट इज़ इवनिंग, इट्स टाइम टू क्लोज द गार्डन। जैसे उस माली ने उसी देह को झटकोरा, वो उठ गई और उसकी बात न समझ पाई क्योंकि वह अंग्रेजी में बोल रहा था। कमला देवी तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, अपने बेटे बहू को आसपास न देखकर वो रोने लगी। मीनाक्षी सुरेश कहकर इधर उधर पार्क में भाग रही थी, पर मीनाक्षी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो सोचने लगी, मैं तो गाड़ी में बैठकर जूस पी रही थी, फिर मैं यहाँ कैसे आई? कई अंग्रेज़ी का उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। वो किसके साथ अपना दुखड़ा रोती और लोग उनको रोता देखती तो बस देखते ही रह जाती, और कोई रुक कर समझाने की कोशिश भी करता तो उसे हिंदी समझ न आता। कमला देवी जी के पास पैसे नहीं थे। अगर वो किसी से मोबाइल लेकर अपने बेटे को फ़ोन करती तो कैसे करती? उन्हें तो अपने बेटे का फ़ोन नंबर ही याद नहीं था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दिन भी उन्हें देखना पड़ेगा। अब बहू की सब चाल समझ में आई, क्योंकि आज बहू सुबह से उनसे मीठा मीठा बोल रही थी। उन्हें तो सुबह ही शंका हो गया था, पर इतनी नीच हरकत बहू उनके साथ करेगी इसकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। वो रोते रोते उस पार्क से निकल गई। रात हो गया था। अब रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखा तो उन्हें थोड़ा हिम्मत मिला। वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। मंदिर से तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी।
चल लगी। रात के अंधेरे में उन्हें सामने से आने वाली गाड़ी साफ नजर नहीं आ रही थी और उस गाड़ी के नीचे आकर बेहोश हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी पर झट से ब्रेक लगा दी, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती था। एक भला आदमी उसे गाड़ी के नीचे उतारा और देखा उनकी गाड़ी के नीचे एक बूढ़ी औरत जाकर बेहोश हो गई है। तो उन्हें वो अपनी गाड़ी में लेकर अपने घर आया और होश आने पे बूढ़ी अम्मा को खाना पीना दिया और बोला कि अम्मा जी, व्हाट आर यू डूइंग इस नाइट ऑन द रोड। बूढ़ी अम्मा कुछ ना बोल पाई तो वो आदमी समझ गया कि अम्मा अंग्रेजी नहीं समझ पाती। उसने उनसे हिंदी में कहा, क्यों कि उसे हिंदी का टूटा फूटा ज्ञान था। अम्मा, आप रात को सड़क पे क्या कर रही थी? आपका नाम क्या है? कमला देवी जी बोली, मेरा नाम कमला है और आपका? मेरा नाम प्रिंस है। आप मेरी गाड़ी के नीचे आकर बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। आप घबराइए मत, आप मुझे अपना पूरा किस्सा बताइए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अनजान देश में अम्मा की किसी की हमदर्दी पाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। न जाने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है। बेटा, सब ठीक है अम्मा, कुछ पहले आप खा लें इसे, आप बहुत कमज़ोर लग रही हैं। खाना खाने के बाद प्रिंस ने उनके हालात का कारण पूछा। अभी भी कमला देवी जी रोए जा रही थी। प्रिंस ने उन्हें दिलासा दिया। कमला देवी जी रो रोकर अपनी सारी आंखें उनसे कह डाली। प्रिंस अब उनकी बातें सुन रहा था तो उसके भी आंखें भर आई कि बेटे बहू ऐसा घिनौना काम करते हैं। प्रिंस बोला, धिक्कार है ऐसी बेटी बहू पे। वो भी अंदर से टूट चुका था। उसने तुरंत पुलिस को खबर दे दी और पुलिस प्रिंस के घर पहुंची और पुलिस बोले, माँ जी तुरंत मत मानिएगा, ऐसे केस मेरे पास हमेशा आते रहते हैं। लोग अपने माँ को विदेश लाते हैं, उनसे काम करवाते हैं और सब माँ बीमार हो जाती है, उनका शरीर जवाब दे जाता है, दवाइयों पे खर्च करना पड़ता है। तो वैसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए वो सड़कों पे उन्हें छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकाल के ऐसे ही फेंक देते हैं। पुलिस की बातें सुनकर कमला देवी जी भुचक के ढह गई। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। अगले दिन पुलिस कमला देवी जी को लेकर उस अनजान जगह पे पहुंची जहां पर उसकी बेटी बहू ने उन्हें छोड़ा था और साथ में प्रिंस भी उनके साथ गया। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और उन्होंने देखा उस सड़क के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा खोलकर देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू उनके जोश में कोई दवा मिला कर पिला दिया और बेहोश होने के बाद उनकी बेटी ने धक्के मार कर गाड़ी से उतारा और पार्क में ले जाकर छोड़ दिया। सब कैमरे में कमला देवी जी ने सीन देखा तो वो सतम रह गई। क्या बेटा यह दिन दिखाने के लिए पैदा करते हैं? एक मेरा बेटा है और एक मेरे भाई भाभी की बेटी बहू है जो ऑफिस भी संभालती है और घर का काम भी, और बच्चे भी उनके सास तो बिस्तर पे पड़ी रहती हैं, उनकी भी सेवा करती हैं, कभी मुंह नहीं बनाती, अपने कर्तव्य निभाने से कभी पीछे नहीं हटती। और एक मेरी बहू है जो मुझे मीठा बोलने के लिए भी कितनी अकड़ दिखाती है। मेरी किस्मत में ऐसी औलाद लिखी थी। खैर, अपने आप को समझाते हुए इन सब से बाहर निकल आती है और पुलिस ने तो उनके बेटी बहू का पता लगा लिया था। प्रिंस भी उनके बेटे को देखकर चौंक गया था। पुलिस ने उनके बेटे का पता तो लगा लिया था पर कमला देवी जी अब अपने बेटे का शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उन्हें उनकी शक्ल से भी घृणा होने लगे थे और उन्होंने अपने बेटे के पास न जाने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस से कहा कि मुझे भारत जाना है और अपनी सहेली सुबह के घर फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी सहेली का फ़ोन अनरीचेबल बता रहा था। उन्होंने अपने दिमाग में बहुत जोर दिया और अपनी नौकरानी आरती को फ़ोन लगाया। आरती ने एक बार में ही फ़ोन उठा लिया। हेलो आरती, क्या बेटी कैसी हो? मैं कमला देवी बोल रही हूँ। आरती बेटी, अम्मा जी आप कैसी हैं? और आप इतने दिनों के बाद मुझे फ़ोन किया, कितने साल हो गए आपको देखे, आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना? अम्मा जी, आरती के मुँह से इतना हमदर्दी सुनकर कमला देवी जी की आंखें भर आई और उन्होंने आरती के रंधे गले से सारी बात कह डाली और अपनी सहेली शोभा से टिकट के पैसे लेने के लिए कहा और बोला, अपने बेटे को भेज दो, मैं उसके साथ भारत आना चाहती हूँ। आरती ने कहा कि ठीक है अम्मा जी, आप परेशान मत होइए, मैं अपने बेटे को तुरंत भेजती हूँ। फ़ोन रख कर
आरती बड़ी परेशान हो गई। मालकिन ये बातें सुनकर आरती परेशान हो गई। क्या बेटे बहू इतने स्वार्थी होते हैं जो अपने माँ बाप को उनके दुख तकलीफ में अकेले छोड़ देते हैं। ये सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गई। आरती ने अपने बेटे की मदद से टिकट के पैसे का इंतजाम किया। पैसे जल्दी जल्दी जुट गए और वो अपने बेटे को कमला देवी जी के लाने के लिए अमेरिका भेज देते हैं। अमित अमेरिका पहुंच गए और कमला देवी जी प्रिंस का धन्यवाद करती है कि बेटा तुमने सगे बेटे से भी ज़्यादा साथ दिया है। उसे धन्यवाद करके अपने घर वापस लौट आए। भारत पहुंचकर कमला देवी जी अपनी नौकरानी आरती के गले लगकर फूट फूट के रोने लगी। उसके बाद वो अपनी सहेली शोभा के घर पहुंची तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि शोभा देवी और गोपाल जी कब कहाँ पर लोग के धार चुके थे। एक कार एक्सीडेंट में दोनों काल के गाल में समा गए। जान कर वो और दुखी हो गए। उन्हें लगा जब शोभा और शंभुनाथ जी दोनों इस दुनिया को छोड़कर जा चुके तो आरती ने पैसे के लिए किससे मदद मांगी। कमला देवी जी आरती से पूछने लगी। रास्ते में आरती ने बताया कि मालकिन आपने उस दिन मेरी बहुत मदद की थी जब मेरा शराबी पति मुझे मार मार के घर से बाहर निकाल दिया था और मेरा एक छोटा बच्चा था। अगर आप मेरे साथ न देते तो आज मेरा बच्चा जिंदा न होता। आपका मुझ पर बहुत एहसान था। अगर मैं जान भी दे दूँ तो भी वो कम है। मैंने अपना घर गिरवी रख कर आपका टिकट का पैसे का इंतज़ाम किया और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपनी मालकिन के काम आ सकूँ। कमला देवी ने आरती को गले से लगा लिया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि धीरे धीरे कमला देवी से और कमज़ोर होती जा रही थी। इतनी कमज़ोर हो गई कि वो बिस्तर पे ही पड़ गई थी। बिस्तर भी वो गंदा कर देती थी, पर आरती कभी भी घिन नहीं करती और उनकी दिन रात सेवा करती। उनकी सेवा से कमला देवी जी बहुत खुश थे। बुढ़ापे में अंतिम दौर में कमला देवी जी ने वकील को अपने घर बुलाया, अपने ज़मीन जायदाद का वसीयत बनवाया। फिर उनके प्राण शरीर से छूट चुके थे। उनके बेटे तक यह खबर पहुंच गया कि अब कमला देवी जी नहीं है इस दुनिया में। खबर सुनकर दौड़े दौड़े घर आया कि चली गई है और उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी से उसको निकाल दिया गया था। और सुरेश और मीनाक्षी के तो खाने के लाले पड़ गए थे। माँ की वसीयत मिलेगी तो वो फिर से अपना घर गृहस्थी बचा लेंगे, गांव में ही रहकर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। इधर तो खेल सारा पलट गया था। कमला देवी जी की चिता जलने से पहले ही वकील ने वसीयत पढ़ना शुरू किया और कहा कि मैं कमला देवी जी अपनी होशो हवास में अपना घर अपनी नौकरानी आरती के नाम करती हूँ और खेत ज़मीन भी जो भी मेरे पास है वो सब आरती का है। मेरे बेटे को मैं अपनी चिता जलाने का हक भी उसे छीनती हूँ। आरती का बेटा उसके योग्य अपनी माँ की वसीयत पढ़कर तो बेटा बहू के सीने में सांप लौट गए, क्योंकि प्रिंस कोई और नहीं उसके कंपनी का बॉस था। जब सीसीटीवी कैमरे में प्रिंस ने सुरेश को देखा तो वो अपनी एम्प्लॉय को पहचान गया था और ऑफिस पहुंचते उसको अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया। इधर सुरेश दोनों तरह से मुश्किल में पड़ गया था। बेटे बहुत पछता रहे थे कि काश वो अपनी माँ के साथ ऐसा न करता तो आज उसके हाथ ज़मीन होती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। सानिया वॉइस स्टोरी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।